हेलो एवरीवन, वेलकम योर टेक्स्ट बुक एज ए प्लेटफॉर्म। मैं अंकुर त्यागी आपके साथ आज ऐसी सक्सेस स्टोरी को साझा करने जा रहा हूँ जिनकी जर्नी को सुनकर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जितने भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी जेई एग्जाम या अदर जितने भी जेईएन एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे वो आरआरबी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट जेईएन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स में आपको इस स्टोरी इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। सिलेक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, सिलेक्शन के लिए एक एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, तो वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस सक्सेस स्टोरी का नेम है, इस सिलेक्टेड एस्पिरेंट का नेम है संदीप पटेल। वेलकम यू ऑल संदीप, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन हमारी पूरी टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से और आपको आपके परिवार के लिए बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सर। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरी सफलता में एक अहम रोल बनाया और मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। पहले सर मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार पटेल है और मैं उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर भदोही डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेरे डिस्ट्रिक्ट से हुई। इसके बाद मैंने डिप्लोमा किया आईआईटी प्रयागराज से। इसके बाद मैं सर आपके सामने यहाँ पर हूँ। ओके, बहुत अच्छा संदीप। संदीप, अब मेरे इसमें 2-3 क्वेश्चन रहेंगे ऐसे जो जनरली हर एक एस्पिरेंट को जो है जरूरत होती है। एक जब स्टूडेंट तैयारी करता है तो बहुत सारा प्रेशर भी होता है, तमाम चीजें होती है, तो ऐसे में 2-3 क्वेश्चन आपके साथ करने वाला हूँ, तो उन पर आप बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा संदीप रहने वाला है कि देखो, नो डाउट अब तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इससे ज्यादा खुशी के पल अब नहीं हो सकते हैं। एक प्रेशर रिलीज भी अब हो ही गया होगा, बट जब एक स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो अपने सिलेबस को कवर करता है, जो कि हर एक एस्पिरेंट करता है। रेगुलर क्लासेस करता है, क्लासेस के बाद जो है फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे बताइए एक एक से 2 लाइन में कि एक सही डिसिप्लिन क्या है, या 1 से 2 मिनट में बताइए कि एक सही डिसिप्लिन क्या होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, और उसको कितने घंटे जो है अगर वो अपना कोचिंग करता है या क्लासेस करता है, कितने घंटे का शेड्यूल उसका क्लासेस का होना चाहिए, कितने घंटे जो है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, नॉन टेक और टेक्निकल को सेम टाइम पे कैसे क्लब करते हुए, कैसे कवर करते हुए थ्रू आउट द ईयर आगे एग्जाम जर्नी तक जो है, एग्जाम तक, एग्जाम डेट तक एस्पिरेंट पहुंचता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए। सर सबसे पहले तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके अपना सिलेबस पूरा कीजिए। उसके बाद सर उसका रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। तो जितना रोल पढ़ाई का है उतना ही रोल आज टेस्ट सीरीज कराया गया है। बिना टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन पाना जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। सर अगर मेरा मानना है कि अगर 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद से ही आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन उसका लगातार करते जाना है, जिसके द्वारा जो है कि आपके छोटे से छोटे डाउट जो हैं वो आपको टेस्ट के थ्रू आप कवर कर पाएंगे उसको और अपनी गलतियों को आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई एस्पिरेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, और अच्छा इसमें एक चीज बताओ, आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? आपने कौन सी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस किया जो एग्जाम में आपको जो हेल्प मिला? सर मैंने टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। सर मैंने देखा कि टेक्स्ट बुक में मेरे जितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज पर रूम पर बैठकर टेस्ट देने में, अप्रॉक्स ऑलमोस्ट उतने नंबर मेरे एग्जाम में आ रहे हैं। बहुत अच्छा। तो सर जैसे जैसे मेरा नंबर बढ़ता गया टेक्स्ट बुक में, तो मुझे कॉन्फिडेंस होता गया कि अब मेरा एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और मुझे टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से एग्जाम में जाने पर मुझे प्रेशर जरा भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि मैं टेक्स्ट बुक पर बैठ करके टेस्ट दे रहा हूँ। तो बच्चों मैं आपके लिए यहाँ एक पॉइंट ऐड करूंगा, बड़ा अच्छी बात बोली है संदीप ने, कि देखो जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और संदीप ने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस किया है, तो इसमें एक चीज अच्छी आ रही है हम सबके सामने कि जितने मार्क्स टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में आ रहे थे, लगभग लगभग ऑलमोस्ट उतने एग्जाम में जो है वहां पर मार्क्स आए हैं। तो इसका मतलब ये टेस्ट सीरीज तो बहुत रेलिवेंट है, और यहाँ पर जो ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है वो कहीं ना कहीं एग्जाम बेस्ड है पूरे तरीके से। आपको एट द एंड एग्जाम डे आपको कुछ भी नया नहीं लगने वाला है,
तो ये तो रही टेस्ट सीरीज की बात। अब पॉइंट ये आता है संदीप कि जब बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, तो उस टाइम पर कई बार सिलेबस अभी कोई सब्जेक्ट चल रहा है, कोई सब्जेक्ट जो है अभी आधा हुआ है, सपोज 50% सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है। अब उसमें क्या होता है कि भाई कंप्लीट सिलेबस का अपना उसको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए या चैप्टर वाइज देना चाहिए? स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए? सर शुरू में तो जो है कि चैप्टर वाइज टेस्ट देना भी ठीक है, बट अगर आपके सिलेबस कोई भी सब्जेक्ट 50% हो गए हैं, तो आप एटलीस्ट 15 डेज पर एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। इससे ओके, जो है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाए नहीं गए हैं, वो टॉपिक अगर आपको जब पढ़ाए जाएँगे, तो आपको ख्याल आएगा कि इस टॉपिक को मैंने टेस्ट में देखा था। इससे आपकी रिवीजन में जो है कि बूस्ट मिलेगी और आपकी तैयारी पर पकड़ अच्छी होगी। ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। और बच्चों ये टेस्ट सीरीज के लिए तो बता दिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और जो है कंटेंट आपको जो भी मिलता है अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, लर्न करना है बेहतर तरीके से, क्योंकि सिलेबस तो एक बार कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है और फिर बची हुई चीज़ें जो हैं वो आप टेस्ट सीरीज के साथ कवर करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि संदीप जैसा मैंने अभी तुम्हारे वो पढ़ रहा था, तो अब से पहले भी तुम सिलेक्टेड हो? यस सर, मैं 2024 से एसएससी जेईई में सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट में जेईई के पोस्ट पर चयनित हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में? सेंट्रल वाटर कमीशन सर। सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट। ओके बच्चों, ये तो स्टोरी और ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि अभी जस्ट मैं पढ़ रहा था तो मुझे रिकॉल हुआ कि 2024 में भी संदीप पटेल एसएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट में जो है जॉब कर रहे हैं, और अभी ये जो है आपको सीपीडब्ल्यूडी मिला है डिपार्टमेंट। यस सर, इस बार मुझे 2025 में सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है। बहुत अच्छा। तो बच्चों जो अभी लोग जॉब कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग को बीआरओ ज्वाइन कर लेते हैं, बीआरओ सीडब्ल्यूसी, भाई अगर आप यहाँ पर भी अभी अपना यहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, तो एक बार मेरा सजेशन है आप सभी को कि आपको एक बार अच्छे तरीके से फिर से एग्जाम देना चाहिए। हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए और आपको एक बेहतर डिपार्टमेंट मिल जाए, आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए, एमईएस डिपार्टमेंट मिल जाए, तो आपको भी एफर्ट करते रहना है, क्योंकि ऐसी स्टोरी आपके सामने है कि जो सीडब्ल्यूसी में जॉब कर रहे हैं फिर से अटेम्प्ट किया है, इस बार सीपीडब्ल्यूडी मिला है। काबिले तारीफ, काबिले तारीफ, बहुत अच्छा। अब सीडब्ल्यूसी का कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर थोड़ा सा उस पर भी बात करें? सर सीडब्ल्यूसी में सर वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो भी सीनियर्स हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं, और यहाँ पर जो मेरे कलीग्स जेई हैं, जो मेरे से पहले 1 साल 2023 में ज्वाइन किया है, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझको एग्ज़ाम के टाइम पर जो है कि मेरा वर्क थोड़ा जो है कि बाँट लेना, मतलब मैनेज कर किया। देना। ओके, जी बहुत सर। अच्छा भाई। आप उन सभी लोगों को भी जो है हमारी तरफ से भाई धन्यवाद देना चाहेंगे। हम सब थैंकफुल हैं और उनको भी, वो भी बधाई के पात्र हैं कि जिन लोगों ने, ओवरऑल हम बात करें तो सीडब्ल्यूसी एक अच्छा डिपार्टमेंट है और वर्कलोड इतना ज्यादा एज सच नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। यस सर, यहाँ पर वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पर सीनियर्स से अटैचबिलिटी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत अच्छा है सीडब्ल्यूसी का, और वर्कलोड बिल्कुल नहीं है सर सीडब्ल्यूसी में। हाँ, बिल्कुल नहीं तो क्या संदीप, मतलब थोड़ा जो है वो एक अगर कोई एस्पिरेंट सीडब्ल्यूसी में ऑलरेडी जॉब कर रहा है और वो मैनेज करना चाहता है, तो यहाँ से एग्जाम को दे सकता है, इतना सफिशिएंट टाइम रहेगा जॉब के साथ साथ। चलो ये भी बड़ी अच्छी बात सामने आती है। अब पॉइंट ये है कि संदीप जब स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहता है। वो जब हम तैयारी कर रहे थे, हमने एग्ज़ाम दिया, हमारे साथ भी रहता था, आपके साथ भी है जो है रहा होगा। हर और आगे जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी एक प्रेशर रहता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है उस टाइम पर हम उस प्रेशर को कैसे रिलीज़ कर रहे हैं, कैसे बैलेंस कर रहे हैं, और ये हर एक पर्सन की अपनी अलग जो है टेंडेंसी होती है। बट फिर भी कुछ ऐसा कॉमन आप बताइए, जहाँ से थोड़ा-सा स्टूडेंट बैलेंस रह सकता है और फोकस ज़्यादा कर सकता है। प्रेशर तो रहता है नो डाउट। इस प्रेशर को कैसे रिलीज़ करें? यस सर। सर एक बार मैं सर फिर से टेक्स्ट बुक को लेकर सलाह दूँगा। सर अगर प्रेशर हमको रिलीज़ करना है तो हमको एटलीस्ट जो है कि वीकली टेस्ट तो देना ही है। टेस्ट के द्वारा ही हमारा जो है प्रेशर कम हो सकता है। क्योंकि सर जितने मार्क्स हम टेस्ट में ला रहे हैं, सर लगभग सेम मार्क्स हमको जो है कि एग्ज़ाम में मिल रहे हैं, और
क्वेश्चन का लेवल भी टेक्स्ट बुक का इतना अच्छा है, जो एग्जाम का लेवल है लगभग उससे 5% हायर है। अगर आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एसएससी में 200 में अगर आप 120 स्कोर कर रहे हैं, तो आपका प्री क्वालिफाई होना डेफिनेट है, वो आपका प्री क्वालिफाई होगा। चलो बहुत अच्छा। अब इसमें थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं कि जब स्टूडेंट प्री की तैयारी कर रहा होता है, मतलब सीबीटी 1 और सीबीटी 2, तो ये जो सीबीटी 1 है उसके लिए ज़्यादा कौन-सा ज़ोन है, कौन-सा पोर्शन है जहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि देखो जो सीबीटी 2 है वो तो ऑब्वियसली बाद में आएगा, पहले सीबीटी 1 कंप्लीट करना होता है। बट सीबीटी 1 क्वालीफाई करने के लिए कौन-कौन सी जगह ज़्यादा फोकस करना चाहिए? कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? या क्या एक कम टाइम में छोटे में एक बार उनको एक वेल प्लानिंग बताइए आप, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? सर जैसे कि हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो हमारा जीएस पोर्शन लगभग वीक ही रहता है। बिल्कुल। तो सर उसके लिए सर आपको एटलीस्ट 15 टू 20 मार्क्स जीएस में अटेंड करना जो है कि कंपल्सरी है। अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप प्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। सर इसके लिए 15 से 20 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको पॉलिटी पर थोड़ी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। सर बायोलॉजी पर और थोड़े फिजिक्स के जो फार्मूले हैं वो, और ज्योग्राफी। सर आपकी अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है, तो आपके जो है कि एवरेस्ट जो है कि 15 से 20 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं प्री में, जीएस में। और सर रीजनिंग आपकी, अगर आप पर डे 1 घंटे रीजनिंग पर प्रैक्टिस देते हैं, मुझे लगता है कि 40 टू 45 नंबर स्कोर करना रीजनिंग में आसान है। अच्छा, मतलब अगर आप रीजनिंग पे स्टार्टिंग से ही थोड़ा कमांड करके चलते हैं तो 40-42 नंबर तक इजीली आता है, मतलब आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 40-42 जी नंबर। सर। और रीजनिंग की जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो इसको लास्ट टाइम पे ही आपने किया या आप स्टार्ट से ही रीजनिंग को प्रैक्टिस में लेके चले, इस पर क्या है? सर सर मैंने पहले तो अपना सिलेबस पूरा किया रीजनिंग का चैप्टर वाइज, उसके बाद मैं टेस्ट के थ्रू ही रीजनिंग का प्रैक्टिस करता था। तो जैसे कि सेक्शनल टेस्ट में टेक्स्ट बुक में 35 मिनट में 50 क्वेश्चन देता है वो। तो सर उसमें मैंने टाइमिंग के अंदर ही 50 क्वेश्चन अटेंड करने का प्रयास किया, जिससे सर मेरे एग्जाम में 47 नंबर थे रीजनिंग में। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अगेन एक मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। रीजनिंग पर आपको डे 1 से फोकस करना है। लास्ट तक जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेहतर होगा और 40-42 नंबर तक एनी हाउ आपको मतलब इजीली मिल भी जाते हैं और पहुंचना ही होगा। पहली चीज। दूसरा जीके जीएस जो है वो उस पोर्शन में जो स्टैटिक पार्ट है, पॉलिटी और जो आपका करंट अफेयर हो गया, इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा और यहाँ से आपको 20 से 25 मार्क्स को टारगेट करना ही होगा एनी हाउ। ठीक है। अब थोड़ा टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर सीबीटी 1 में अब टेक्निकल सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो जो लेवल है, लेवल ऑफ क्वेश्चन है, सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में कितना डिफरेंस रहता है? टेक्निकल ओनली। सर सीबीटी 1 में थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा हैं, ऑब्वियसली कि सीबीटी 2 में टाइमिंग थोड़ा ज्यादा है, 2 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन है, तो उसमें जो है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो जाता है प्री के कंपेरिजन में। तो हमको जो है कि शुरू से ही अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि हम मेंस के 1 महीना मिलेगा तो उसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। जो हमारा टाइम प्री का है, प्री में ही हम अपने मेंस की तैयारी को करते हुए चल सकते हैं। ठीक है। मतलब ये है कि जब आप सेम टाइम पे तैयारी मतलब कर रहे हैं तो उसको अपने हिसाब से ऐसा डिवाइड नहीं कर देना है कि अभी मैं सीबीटी 1 देने जा रहा हूँ, सीबीटी 2 देने जा रहा हूँ, तो अभी मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेता हूँ, न्यूमेरिकल बाद में कवर कर लूंगा। आपको सेम टाइम पर ही कवर करते हुए चलना पड़ेगा। और जब आप सीबीटी 1 देने जा रहे हैं बच्चों, तो उस टाइम पर थोड़ा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिनमें थोड़ा थ्योरी ज्यादा है, उन पर आप थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन करके जा सकते हैं, बट आपको कवर एक बार थ्रू आउट दी कंप्लीट करना पड़ेगा और विद न्यूमेरिकल कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो बड़ा अच्छा। और संदीप अपनी तरफ से अगर आप कुछ एस्पिरेंट को बोलना चाहें। यस सर। सर मैं यही बोलूंगा कि आप 3 काम कीजिए। पहला तो आप जो है अपना पूरा नोट्स तैयार कीजिए, फिर उसको रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट ही एक ऐसा जो है कि तरीका है जिसके कारण आप जो है कि एग्जाम में प्रेशर से बच सकते हैं। आपके दिमाग में टाइमिंग चलती रहेगी मॉक टेस्ट देने से, कि अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि एग्जाम में बैठे हुए हैं, आप किसी क्वेश्चन पर बच गए हैं, तो आपके दिमाग में जो बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपने
रूम पर बैठकर टेस्ट देकर सेट की हुई है, वो चलता रहेगा और आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि इस क्वेश्चन पर आपने टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया है, अब यहाँ से हमको हट जाना है। क्योंकि सर एग्ज़ाम में का जो पैटर्न है, रीजनिंग में वही उनकी 4 होती है। हम बच्चों को किसी तरीके से किसी क्वेश्चन में फँसा दें और सारा टाइम हम उसी में कंज़्यूम करवा लें। बिल्कुल, तो ये जो हमारे माइंड में बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको हमको टेस्ट के थ्रू ही सेट कर देना है। अल्टीमेटली मतलब ये है कि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट पता नहीं चलेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है या उस पर कितना वर्क करना है वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट और भी एस्पिरेंट ने ये चीज़ हमेशा बताते आए हैं, अपना बताते आए हैं और बताते हैं कि मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमेशा एग्ज़ाम से पहले आपको एग्ज़ाम से पहले कितने टेस्ट सफिशिएंट होंगे? कम से कम कितने टेस्ट देके जाने चाहिए? कम से कम? सर एटलीस्ट 20 टेस्ट तो फुल लेंथ का दे ही देना है। मतलब पिछले 20 दिन पहले से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, है ना? यस सर, 20 दिन पहले सर अगर हो सके तो और पहले से ही आप टेस्ट को जो है कि अपनी पढ़ाई के दौरान ही टेस्ट को शुरू कर दीजिए। पर ये है कि एग्ज़ाम से पहले आप फुल लेंथ टेस्ट देकर ज़रूर जाइए ताकि आपको पूरा एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम पैटर्न आपको मिले और उस तरीके से आप वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको कुछ नया ना मिले। चलिए संदीप अब लास्ट में टेक्स्ट बुक टीम के लिए क्या बोलना चाहोगे? सर टेक्स्ट बुक की टीम जो है इस बार तो धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली है। बड़ी खुशी हुई सर इस कॉम्बिनेशन को देख करके। सत्यवेश सर आप और वैभव सर और हैं, वैभव नेगी सर। वैभव सर जो भी है सर, नई टीम जो बनी है वो सर नेक्स्ट 2026 के एग्जाम में मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा रिजल्ट देगी। चलिए, बहुत अच्छा। और ये एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट अगर बता रहे हैं तो नो डाउट हम सब भी यही एफर्ट करेंगे और हम सब अपना बेस्ट देंगे और आने वाले टाइम में सिलेक्शन के लिए ही मतलब जान लगा देंगे हम सब लोग। और जितने भी एस्पिरेंट हैं आप सबको भी इतना है कि बेटा इतना ही बोलना चाहूँगा कि अब टाइम आ गया है उठने का। अच्छे तरीके से आप बस अपने आप को एक स्टार्ट कर दीजिए। जो तैयारी करना अभी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो एक-एक दिन आपके लिए जो है वैल्यूएबल होता है। अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए और एक बेहतरीन टीम, एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा ऐसा जो है हमें पूरा विश्वास है। अब काफ़ी लंबे टाइम से इस इंडस्ट्री को हम लोगों ने देखा है, पढ़ाया है। तो हम अभी इतना ही बोलेंगे कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलेगा, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। बस अब ज़रूरत है तो आपको स्टार्ट करने की और तैयारी करिए और हम भी चाहेंगे कि संदीप की तरह जो है आने वाले टाइम में आपके साथ हमारी इसी तरीके से बात हो रही हो कि हम आपकी जर्नी पूछ रहे हो, एक सक्सेस जर्नी। क्योंकि आप भी जानते हैं जब तक आप सफल नहीं हैं, जब तक आपकी जर्नी को कोई सुनने में जो है इच्छा नहीं रखता है या आपकी जर्नी की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये सच है, ठीक है? बट बिल्कुल हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आपकी एक सक्सेसफुल स्टोरी हो और वो हर एक एस्पिरेंट तक पहुँचे। चलिए फिर संदीप अब इसको हम लोग एंड करते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। स्टूडेंट को सारी चीज़ें पता चल गई हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज़ कैसे रोल प्ले करता है। जो भी एक एस्पिरेंट को रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। अगेन मैं बोलूँगा बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, आपकी फैमिली को और मिलते हैं फिर इसी तरीके से किसी न्यू सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू। थैंक यू सर।